बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो है नक्सलवाद। इसमें हम नक्सलवाद की उत्पत्ति, नक्सलवादियों की डिमांड्स, उनकी मांगें, मान्यताएं क्या हैं, नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारण और नक्सलवाद से निपटने के लिए क्या विशेष रणनीति अपनाई गई है सरकार के द्वारा और अन्य सरकारी प्रयास क्या हो सकते हैं, उसके संबंध में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, भारत में जो नक्सली जो वायलेंस है उसकी शुरुआत 1967 में वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग ज़िले में एक गांव है नक्सलबाड़ी, वहाँ से मानी जाती है। इसमें क्या था कि ज़मींदार थे, वो छोटे किसानों का शोषण करते थे और उस शोषण पर अंकुश लगाने के लिए ही सत्ता के खिलाफ 3 व्यक्ति थे जिन्होंने इस सशस्त्र संघर्ष, जिसको नक्सलवाद कहते हैं, उसकी शुरुआत की थी। और ये 3 आदमी थे, चारू मजुमदार, कानू सान्याल और कन्हई चटर्जी। ये आंदोलन जो है चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ, जिसको माओ से तुंग कहते हैं, की नीतियों का फॉलोवर था और आंदोलनकारियों को मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। तो इस तरीके से हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये एक सशस्त्र हिंसक आंदोलन है। इसके साथ साथ जो है ये माओवाद से प्रेरणा ग्रहण करता है और मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारों को जिम्मेदार मानता है। जहाँ तक हम कुछ आंकड़ों की बात करते हैं, सरकार, सुरक्षा बलों एवं स्थानीय लोगों की संयुक्त कोशिशों का परिणाम है कि पिछले 1 दशक में जो वामपंथी अतिवाद है, नक्सलिज्म, इससे संबंधित घटनाओं, मौतों में कमी आई है। जहां 2010 में वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 96 थी, वहीं 2018 में जो प्रभावित जिले हैं उनकी संख्या 60 रह गई है। 2009 में जहां नक्सलवाद की घटनाओं और इन घटनाओं से मरने वालों की संख्या 2258 थी, वहीं 2018 में ये घट करके जो है 833 रह गई हैं। देश के जिन 8 राज्यों में ये समस्या है, लगभग 60 ज़िले हैं और 8 राज्य हैं जो इससे प्रभावित हैं, जिनमें उड़ीसा के 5, झारखंड के 14, बिहार के 5, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 10-10, मध्य प्रदेश के 8 और महाराष्ट्र के 2 तथा बंगाल के 8 जिले शामिल हैं। 2015 के बाद से नक्सलियों के 90% हमले लगभग 4 ही राज्यों में हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और उड़ीसा है। अब ये नक्सलवादियों की मांगे, मान्यताएं क्या हैं? देखिए, नक्सलवादी ये मानते हैं कि हिंसा के माध्यम से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। इसीलिए ये जो है सशस्त्र संघर्ष पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हैं और ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ख़त्म करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में इनका कोई विश्वास नहीं है। ये समूह देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं और लोगों को सरकार के प्रति भड़काने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक जो सरकार है उनसे ये असंतुष्ट होते हैं, सरकारों को हटाना चाहते हैं और ख़ुद की एक पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित करना चाहते हैं, ताकि इनका मानना है कि ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को कायम कर सकें, जो अभी नहीं हो रहा। जहाँ तक नक्सलिज्म या नक्सलवाद की उत्पत्ति के कारणों का सवाल है, ज़्यादातर इसके कारण गंभीर सामाजिक और आर्थिक कारण रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस रही है। नक्सलियों का कहना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। वे ज़मीन के अधिकार एवं संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरकारों को रिप्रेजेंट करते हैं। माओवाद प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल हैं, यानी ट्राइबल एरिया है, और वहाँ जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन इन इलाकों के जो रिसोर्सेज हैं
उनका दोहन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियां धड़ाधड़ कर रही हैं। यहाँ न सड़कें हैं, न पीने का पानी है, न शिक्षा चिकित्सा की सुविधाएं हैं, न ही रोजगार के अवसर हैं। तो निश्चित रूप से इसके कारण इन लोगों में काफ़ी निराशा है, हताशा है, जो आक्रोश है, इस वजह से भी नक्सलिज्म पनपा है और बढ़ा है। नक्सलवाद के उभार के, जैसा कि हम ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं, कि आर्थिक कारण हैं। नक्सली सरकार के विकास कार्यों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। वे आदिवासी क्षेत्रों का विकास नहीं होने देते और उन्हें सरकार के खिलाफ भड़काते हैं, लोगों से वसूली करते हैं और समानांतर सरकारें स्थापित करते हैं और अदालतें लगाते हैं। प्रशासन तक पहुंच न हो पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार हो जाते हैं। अशिक्षा और विकास कार्यों की उपेक्षा ने भी स्थानीय लोगों एवं नक्सलियों के बीच में जो गठबंधन है उसको मजबूत किया है। तो ये कारण है। कुछ एक विशेष एक रणनीति लाइव नाम से जो है, मतलब LWE नाम से एक रणनीति को अडॉप्ट किया गया है। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या को लगभग इसके 5वें भाग तक भी कम करने के लिए जो है एक विशेष रणनीति जो है, LWE रणनीति नहीं है ये। LWE के मतलब होता है जो इसके अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो एरियाज़ हैं, उनको कम करने के लिए, जिसमें ये 5-6 बिंदु प्रमुख हैं। जैसे विशेष केंद्रीय सहायता, यानी सार्वजनिक संरचना और सेवाओं के बीच मौजूद खाई को खत्म करने हेतु इसके साथ साथ रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है ताकि नक्सल प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ किया जा सके। कौशल विकास परियोजना, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चालू किए गए हैं। शिक्षा संबंधी पहल, एजुकेशन इनिशिएटिव है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय, जवाहर विद्यालय, एकलव्य मॉडल स्कूल्स खोले गए हैं। फिनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें बैंकिंग जो फैसिलिटी है वो दी गई है ट्राइबल एरियाज़ में, गरीब और पिछड़े इलाकों में। साथ के साथ जो है सोशल ऑडिटिंग चालू किया गया है वहाँ, ताकि वित्तीय सहायता अधिक विशेषीकृत बनाने के साथ साथ सोशल ऑडिटिंग के द्वारा बेहतरी की तरफ जाए। इसके साथ साथ सरकार जो है नक्सली चरमपंथ से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना ही रही है। इसमें सुरक्षा एवं विकास से संबंधित उपाय हैं, उनके उत्थान से संबंधित उपाय हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। उसकी वजह से नक्सलियों की गतिविधियों में कमी भी आई है और आत्मसमर्पण की संख्या भी उनकी बढ़ी है। इसके साथ साथ जो है नक्सलवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक समाधान नाम से जो है एक कार्य योजना भी तैयार की है, जिसमें 8 बिंदु हैं। एश का मतलब स्मार्ट लीडरशिप, यानी कुशल नेतृत्व। ए का मतलब एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, यानी कुछ नक्सली यदि मुख्यधारा में नहीं आना चाहते तो उनके खिलाफ एग्रेसिव स्ट्रेटेजी से निपटा जाएगा। एम का मतलब मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोत्साहन और प्रशिक्षण उनको प्रदान करना ताकि वो उनमें स्किल डेवलपमेंट हो, उनको रोजगार मिले। फिर है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, कारगर खुफिया तंत्र, ताकि जो अतिवादी तत्व हैं उनके बारे में पता लगा करके और उनको ख़त्म किया जा सके। डी से डैशबोर्ड, बेस्ट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड की रिजल्ट एरिया, कार्य योजना के कुछ मानक तय किए गए हैं। फिर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, कारगर प्रौद्योगिकी। फिर ए का मतलब एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, और फिर एन का मतलब नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। अब हम चलते हैं आगे की राह पर। वामपंथी अतिवाद से ग्रसित क्षेत्रों की जो क्षेत्रीय विशेषता यथा कलाकृति आदि के निर्माण से संबंधित व्यापार को ऑनलाइन मार्केट से जोड़ना पड़ेगा ताकि वित्तीय समर्थन बढ़े उनका। और इन क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को वामपंथी उग्रवादी संगठनों के नेताओं से बातचीत करने के लिए बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा, रोजगार, अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास किया जाए, आपसी संवाद को बढ़ावा दिया जाए। आर्थिक विकास नीतियों के सही क्रियान्वयन के साथ लचीली परंतु कठोर सुरक्षा नीति अपनाई जाए। और आत्मसमर्पण जो सरेंडर पॉलिसी है उसको अधिक तर्कसंगत बनाया जा सके ताकि निर्दोष जो लोग हैं या मतलब जो भटके हुए लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाया जा सके। तो इस तरीके से ये नक्सलवाद की जो प्रॉब्लम है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद।